पकड़ो पकड़ो इसे, चोर है, छोड़ना मत इसे। नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, सुनो मेरी बात, मैं चोर नहीं हूँ। यही तो कहते हैं सब चोर। मैंने क्या किया था, बस अपने बेटे को पढ़ाना चाहता था, बस इतना सा सपना था मेरा। ये वो इंसान है जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन फिर भी सब कुछ लुट गया। एक गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता है। उसकी पत्नी उसके बेटे को जन्म देते ही इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। मोहन अपने बच्चे को एकमात्र सहारा बनकर पालता है। साल बीतते गए और वो नन्हा सा बच्चा, जिसका नाम मोहन ने रखा था रतन, धीरे धीरे बड़ा होने लगा। शाम का वक्त, मोहन खेत से लौटा है। हाथ में हल है, थकान चेहरे पर है। रतन दरवाजे पर खड़ा है। उम्र कोई 18-19 साल। आंखों में एक बात है जो कहना चाहता है पर हिचकिचा रहा है। खड़ा क्यों है बाहर, अंदर आ। बाबा, एक बात करनी थी। तो कर ना बेटा, रोका किसने है तुझे? बाबा, आगे पढ़ना चाहता हूँ। दूसरे राज्य में एक बड़ा सा विद्यालय है, वहाँ दाखिला मिल सकता है मुझे। मोहन एक पल के लिए रुक जाता है, रतन की तरफ मुड़ता है। तो फिर रोका किसने? बाबा, घर की हालत देखता हूँ मैं भी। आपने अकेले इतना उठाया है, अब और बोझ नहीं डालूंगा, यही रहूंगा, आपके साथ खेती करूंगा। मोहन एक पल चुप रहता है, फिर धीरे से मुस्कुराता है। रतन, तू जानता है मैंने तेरा नाम रतन क्यों रखा? नहीं बाबा, क्योंकि रतन वो होता है जो मिट्टी में दबा हो, अंधेरे में रहे फिर भी चमकता रहे। अब तू मुझसे कह रहा है कि मिट्टी में ही दबा रहेगा? नहीं बेटा। लेकिन बाबा। बस एक बात सुन, तू पढ़ेगा, तू जाएगा और एक दिन वापस आएगा, इतना बड़ा बनकर कि इस पूरे गांव को नाज होगा तुझ पे। ये मेरा काम है, तू चिंता मत कर। बाबा। मोहन, किसान का बेटा है तू, हम झुकते हैं जमीन पर, टूटते नहीं। जा बेटा, जा, जीत कर आ। और अगले ही हफ्ते रतन ने अपना बिस्तर बांधा। मोहन ने उसे कुछ दूर तक छोड़ा। रतन जाते जाते मुड़ा नहीं, क्योंकि अगर मुड़ता तो रोने लगता, और रोना उसे मंजूर नहीं था। दोपहर का वक्त, मोहन अपने घर के बाहर बैठा है। चेहरे पर एक अजीब सी खुशी है, जैसे कोई बड़ा बोझ उठाने के बाद भी दिल हल्का हो। वो मन ही मन कुछ गुनगुना रहा है। तभी हरीलाल आता है। अरे मोहन भाई, क्या हो गया तुझे आज? इतना खुश क्यों है? आ हरिलाल भाई, आ बैठ। अरे बैठना बाद में, पहले बता, इतना खुश क्यों है? कोई बात हो गई है क्या? ऐसा कौन सा पिटारा मिल गया तुझे जो तेरा मुंह खिला खिला है आज? खजाना मिल गया है क्या खेत में? खजाने से भी बड़ी बात है यार। अच्छा तो बोल ना भाई, मेरा दम मत घोंट। रतन चला गया पढ़ने के लिए दूसरे राज्य। और तू खुश है? खुशी नहीं तो क्या, रोऊं? मेरा बेटा आगे बढ़ रहा है हरिलाल। मेरा रतन, जो मैं नहीं कर पाया जिंदगी में, अब वो करेगा। वो यार मोहन, तू भी कमाल है। बेटे को दूर भेज दिया और खुशी मना रहा है। और मेरा रतन, देख लेना हरिलाल, एक दिन वो इतना बड़ा आदमी बनेगा कि इस पूरे गांव को उस पर नाज होगा, धनवान भी होगा, पढ़ा लिखा भी होगा, और जब वो लौटेगा तो सब देखते रह जाएंगे। फिर हरीलाल वहां से चला जाता है। कुछ दिन और बीत गए। मोहन का जीवन उसी लय में चल रहा था, सुबह खेत, शाम घर। पर एक दिन कुछ अलग हुआ। मोहन अपने दरवाजे पर बैठा है।
तभी गांव के मुखिया रामदीन तेज कदमों से आते हैं। चेहरे पर चिंता साफ दिखती है। क्या हुआ मुखिया जी, सब ठीक तो है? क्या ठीक होगा भाई, इन दिनों गांव में चोरियां हो रही हैं, संभल कर रहना। सच में? कब से हो रहा है ये सब? हाँ, ऐसा 2-3 दिनों से हो रहा है। बस यही समझाने आया था, ध्यान रखो अपना। इतना कहकर मुखिया जी आगे निकल गए। मोहन कुछ देर वहीं खड़ा सोचता रहा। अरे, आज ही रतन का पत्र आया था, शुल्क जमा करना है उसे। मुझे कल तक धन भेजना होगा और मैंने जमींदार से कर्ज भी ले लिया था और घर में पोटली भी रखी है। अगर रात को कुछ हो गया तो? वो एक पल रुका, फिर नजर हरीलाल के घर की तरफ गई। हरीलाल के घर तो पूरा परिवार है, वहां कोई नहीं हाथ डालेगा। एक रात की बात है, कल सुबह ले लूंगा और भेज दूंगा रतन को। हरीलाल का दरवाजा। मोहन हाथ में एक छोटी पोटली लेकर आता है। हरीलाल, हरीलाल भाई। अरे मोहन, आ क्या हो गया इस वक्त? भाई एक काम था, ये स्वर्ण मुद्राओं की पोटली है, रतन के लिए, कल भेजनी है। आज की रात अपने पास रख लो। मेरे पास? पर ऐसा क्या हो गया कि खुद नहीं रखते? अरे भाई, मुखिया जी बता रहे थे कि गांव में चोरियां हो रही हैं। मेरे घर में अकेला हूं, तुम्हारे यहाँ पूरा परिवार है, सोचा यहीं सुरक्षित रहेगी। बस इतनी सी बात? दे यार दे, मैं रख देता हूँ। कल सुबह ले जाना और रतन को भेज देना। शिक्षा में कोई रुकावट ना आए। बस यही चाहता हूँ भाई, शुक्रिया। अरे शुक्रिया मत कर, तेरा दोस्त हूँ यार। मोहन मुस्कुराते हुए घर की तरफ लौट गया। हरीलाल ने पोटली अंदर रख दी। दरवाजा बंद हुआ। मोहन को उस रात चैन की नींद आई। उसका दोस्त भरोसेमंद है और कल सुबह रतन को वो सब मिलेगा जो उसे चाहिए। अगली सुबह मोहन हरीलाल के दरवाजे पर है। चेहरे पर उम्मीद है, बेटे को धन भेजना है। दिल हल्का है। हरीलाल भाई, कहाँ हो? हाँ, आ रहा हूँ। हरीलाल बाहर आया। हाथ में वही पोटली थी। उसने बिना कुछ बोले मोहन को थमा दी। मोहन मुस्कुराते हुए पोटली खोलता है और अगले ही पल चेहरा पत्थर जैसा हो गया। पोटली में पत्थर थे। ये क्या है हरीलाल? क्या हुआ? मेरी मुद्राएं कहाँ हैं? सोने की मोहरें जो मैंने तुम्हें दी थी। कैसी बात कर रहे हो मोहन भाई? जो तुमने दिया मैंने वही वापस किया। हरीलाल, मैंने स्वर्ण मुद्राएं दी थी, ये पत्थर कहाँ से आ गए? अरे भाई, मैंने तो देखा ही नहीं था अंदर क्या है क्या नहीं। तुमने जो दिया वैसे ही रखा और वैसे ही लौटाया। अब मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। झूठे, धोखेबाज। जबान संभालो मोहन, दोस्त हूँ, इसका मतलब ये नहीं जो मन में आए बोलते रहो। अच्छा, तो ठीक है, इसका फैसला पंचायत करेगी। पंचायत? बिल्कुल बैठाओ, हम भी देखते हैं। गांव की चौपाल। मुखिया रामदीन बीच में बैठे हैं। दोनों तरफ लोग खड़े हैं। मोहन एक कोने में, आंखों में आंसू नहीं पर दर्द साफ दिखता है। हरीलाल दूसरी तरफ, बिल्कुल शांत, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मुखिया जी, मैंने अपनी पूरी कमाई इकट्ठी की थी अपने बेटे रतन के लिए, उसकी शिक्षा के लिए। वो धन मैंने अपने दोस्त हरीलाल के पास रखा था एक रात के लिए, और आज उसने मुझे पत्थर लौटाए हैं। हरीलाल, क्या कहना है तुम्हें? मुखिया जी, जिस तरह इसने मुझे पोटली दी उसी तरह मैंने वापस की। मैंने खोलकर देखा भी नहीं था। ये मुझ पर बेवजह इल्जाम लगा रहा है। मोहन, तुमने जब पोटली दी थी क्या उसे दिखाया था
कि अंदर सोने की मुहरें हैं? नहीं मुखिया जी, दिखाया नहीं था, भरोसा था दोस्त पर, इसीलिए। तो फिर सबूत क्या है तुम्हारे पास? मोहन चुप हो गया, होठ कांपे, कुछ नहीं बोला। मुखिया जी, अगर इसने सच में सोने की मोहरें रखी होती तो किसी को तो दिखाया होता, गवाह होता, पर है कोई? नहीं है। साफ जाहिर है गलती इसी की है और मुझ पर इल्जाम लगाकर बचना चाहता है। मुखिया जी, ये मेरा दोस्त है, गरीब है मानता हूं, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ये मुझे ही लूट ले। बस कर हरिलाल, बस कर। कितना झूठ बोलेगा तू? झूठ? मैं नहीं, तू बोल रहा है, तू। शांत, दोनों शांत रहो। मोहन, बिना सबूत के इंसाफ नहीं होता। जब तुम्हारे पास कोई गवाह नहीं, कोई प्रमाण नहीं, तो पंचायत किस आधार पर फैसला करे? हम हरिलाल को दोषी नहीं ठहरा सकते। मोहन ने एक बार मुखिया जी को देखा, फिर हरिलाल को। हरिलाल की आंखों में जीत की चमक थी। पंचायत ने मोहन को गलत ठहराया। वो उठा, कोई बहस नहीं की, कोई चीख नहीं निकाली, बस चुपचाप पलटा और घर की तरफ चल दिया। मोहन का घर। वो दरवाजा बंद करके जमीन पर बैठ गया। कमरे में अंधेरा था, बाहर शाम ढल रही थी। उसके पास में वही पोटली थी, पत्थरों वाली। उसने उसे देखा। हरिलाल, हमने साथ खेले थे, साथ बड़े हुए थे, और तूने ये किया। आंखें भर आईं, पर एक भी आंसू नहीं गिरा। जैसे दर्द इतना गहरा था कि आंसुओं की भी हिम्मत नहीं थी। रतन बेटा, माफ कर देना बाबा को, तेरा शुल्क भेज नहीं पाया। उस रात मोहन सोया नहीं। उसे दोस्त के धोखे का दर्द नहीं था, उसे अपने बेटे के टूटे हुए सपने का डर था। पर इस टूटे हुए किसान को अभी पता नहीं था कि असली तूफान तो अभी आना बाकी था। गांव की पगडंडी। जमींदार लालचंद चला आ रहा है। तभी सामने हरिलाल दिखता है। लालचंद रुक गया और होठों पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। अरे वाह हरिलाल, बहुत अच्छा काम किया। मेरी नजर तो पहले से ही थी उस मोहन के खेत पर। इस गांव की सबसे उपजाऊ जमीन है और तूने रास्ता साफ कर दिया। जमींदार साहब, जब वो टूट जाएगा तो खुद चलकर आएगा आपके पास और फिर उसकी जमीन मेरी हो जाएगी। हाँ जमींदार साहब, बिल्कुल। दोनों की हंसी उस सुनसान पगडंडी पर गूंजी और लालचंद मोहन के घर की तरफ चल दिया। मोहन भाई, सुना है सब धन चला गया, बेटे की शिक्षा भी अटकी है। अब करोगे क्या? धन कहाँ से इकट्ठा होगा? मोहन चुप, नजरें झुकी हुई। देखो भाई, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं। क्यों ना अपनी आधी जमीन मुझे बेच दो और जो बचेगी उतने में भी खेती क्या होगी, तो मेरे यहाँ काम भी कर लेना, रोटी तो मिलेगी। नहीं ठाकुर साहब, जमीन नहीं बेचूंगा, चाहे जो हो जाए। अरे भाई, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। जब बेटे की शिक्षा भी पूरी ना हो तो ये खेत रहकर क्या करेगा? मोहन के मन में हलचल मची। रतन का चेहरा आया, उसकी पढ़ाई, उसका सपना। आप ठीक कह रहे हैं जमींदार साहब। तो ये लो, ये धन रखो, रतन को भेज दो। पढ़ाई पूरी होगी, कमाएगा, और चाहो तो पैसे से जमीन वापस भी ले लेना। ठीक है जमींदार साहब, पर वादा करो, जब मैं पैसे लौटाऊंगा तो जमीन वापस मिलेगी। बिल्कुल मोहन भाई, मेरा वचन है। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। मोहन जमींदार लालचंद जी के खेत में रोज काम करने लगा। फिर एक दिन, मोहन, तुम बहुत ईमानदार आदमी हो, इसलिए एक जरूरी काम तुम्हें सौंपना चाहता हूँ।
हुक्म करे मालिक। मेरे मित्र सेठ धनीराम के पास जाना, वो तुम्हें 1000 सोने की मोहरें देंगे, वो लेकर मेरे पास आ जाना। और हाँ, रात में जाना, दिन में नहीं। जैसा आप कहें। सेठ धनीराम का घर। मोहन दरवाजे पर पहुंचा। घर सुनसान था, दरवाजा खुला था। मोहन अंदर चला गया और जैसे ही वो अंदर गया, बाहर से शोर उठा। पकड़ो, चोर चोर घर में गया, पकड़ो इसे। मोहन को घसीटकर बाहर लाया गया। मार पड़ने लगी। रुको रुको भाइयों, रुको, मैं चोर नहीं हूँ। मुझे जमींदार लालचंद जी ने भेजा था। सेठ धनीराम जी से मिलना था। तभी सेठ धनीराम बाहर आए। कौन है ये? सेठ जी, मैं मोहन हूँ, जमींदार लालचंद जी का आदमी। उन्होंने भेजा है मुझे। चलो सीधे लालचंद जी के पास चलते हैं। रात का वक्त। लालचंद के दरवाजे पर पूरी भीड़ इकट्ठी है। लालचंद बाहर निकला। भीड़ देखकर एक पल को घबराया, फिर संभल गया। लालचंद, तुम्हारा आदमी है, कह रहा है तुमने भेजा था। मैंने तो शाम को ही छुट्टी दे दी थी। उसके बाद ये कहाँ गया, मुझे क्या पता। मुझे उससे कुछ नहीं लेना देना। मालिक, आपने ही तो कहा था शाम को जाना। आप ही ने भेजा था मुझे। मैंने भेजा? रात को किसी के घर घुसने के लिए मैंने कहा? अरे भाइयों, ये आदमी झूठ बोल रहा है। मोहन के पांवों तले जमीन खिसक गई। उसने चारों तरफ देखा। हर चेहरे पर शक था, कोई उसका नहीं था। हे भगवान, अब तू ही बता, एक सीधे साधे इंसान का क्या कसूर है। उस रात मोहन अकेला घर लौटा। न दोस्त था, न जमीन थी, न इज्जत थी। एक एक करके सब छिन गया था। जिस पर भरोसा किया, उसी ने धोखा दिया। रात को मोहन घर बैठा था, बिल्कुल बुझे हुए दीपक की तरह। तभी उसकी दोनों बहनें आईं। भैया, आपके साथ बहुत बुरा हुआ। आप मेरे घर चलिए। जब तक रतन नहीं आता, मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगी। नहीं बहन। भैया, बस एक कागज पर अंगूठा लगा दीजिए। मोहन ने पूछा नहीं, सोचा नहीं। वो इतना टूटा हुआ था कि उसमें सोचने की ताकत ही नहीं बची थी। उसने अंगूठा लगा दिया और उसी पल सावित्री का चेहरा बदल गया। शुक्रिया भैया, अब आपकी बची हुई जमीन भी मेरी है। आप यहाँ नहीं रह सकते। सावित्री, तू भी अपने ही भाई के साथ? दीदी, शर्म नहीं आई? जिस भाई ने हमें माँ की तरह पाला, उसकी आखिरी जमीन भी छीन ली। चुप रह, तेरे पति के घर का खर्चा नहीं चलता। इसे साथ लेकर जाएगी तो क्या खिलाएगी? सावित्री चली जाती है। गौरी भाई के पास जाती है, उनके पैर छूती है। भैया, चलिए मेरे घर, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। मोहन के पास कुछ नहीं बचा था, ना जमीन, ना धन, ना इज्जत, बस एक छोटी बहन का हाथ और एक दूर शहर में पड़ता हुआ बेटा। तीन साल बाद रतन लौटा, पर जो घर छोड़कर गया था वो घर अब था नहीं। न दरवाजा, न खेत, न पिता की मुस्कान। गांव के एक पुराने मित्र ने रतन को सब कुछ बता दिया। हरीलाल का धोखा, लालचंद का जाल, एक एक बात। गौरी का घर। रतन तेज कदमों से अंदर आया। मोहन एक कोने में बैठा था, झुकी हुई पीठ, बुझी हुई आंखें। रतन ने पिता को देखा और उसके पांव वहीं रुक गए। ये वो मोहन नहीं था जिसे वो छोड़कर गया था। ये तो जैसे कोई और ही इंसान था। बाबा। मोहन ने नजर उठाई, बेटे को देखा और वो आंखें जो 3 साल से नहीं रोई थी भर आईं। रतन, तू आ गया। बाबा, आपने मुझे पढ़ाया, अकेले सब झेला और मुझे खबर तक नहीं होने दी। तेरी पढ़ाई थी बेटा, तुझे बताता तो सब बर्बाद हो जाता। बाबा, आपने मुझे शिक्षित किया, अब मेरी बारी है। जो आपके साथ हुआ
उसका हिसाब होगा, हर एक का। वादा है आपसे। रतन ने अपने पिता की आंखों में वो दर्द देखा था जो कोई बेटा नहीं देख सकता। हरीलाल का दरवाजा। एक अजनबी खड़ा है, दाढ़ी, मूछ और आंखों में चालाकी। हरीलाल बाहर आया। सेठ जी, नमस्कार। मैं जंगल की तरफ से आया हूँ। बड़े बड़े नगरों में घूमता हूँ और जिसे भी ये दिखाता हूँ उसकी किस्मत बदल जाती है। क्या है वो? ये एक जादुई पोटली है। इसमें 10 मुहरें डालो, अगले ही पल 1 घंटे के भीतर 20 मुहरें होकर निकलेंगी। मतलब धन दुगना। पर एक बार में 10 से ज्यादा नहीं डाल सकते। झूठ बोल रहे हो। पहले आप 10 मुहरें लाइए, फिर देखिए। हरीलाल दौड़ कर गया, 10 मोहरें लाया, पोटली में डाली और अगले ही पल 20 मोहरें निकली। अरे सच में? हरीलाल के मन में लालच की आग भड़क उठी। भाई मेरे पास तो 400 मोहरे हैं, सब दुगना कर दो। एक बार में 10, यही नियम है। 400 में तो बहुत वक्त लगेगा। तो कोई और रास्ता? एक रास्ता है। तुम अपनी सारी मोहरें मुझे दे दो, मैं उन्हें दुगना करके जमींदार लालचंद जी के पास पहुंचवा दूंगा। तुम वहीं से ले लेना। और हाँ, 50 मोहरें अतिरिक्त भी रहेंगी जो लालचंद जी अपना हिस्सा रख सकते हैं। ने हरीलाल की 400 मोहरें ली और चलता बना। उस रात हरीलाल को नींद नहीं आई, पर लालच की खुशी से। दोपहर। हरीलाल अपने दरवाजे पर बेचैनी से टहल रहा है। तभी दूर से एक आदमी संदूक उठाए आता दिखा। अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? जमींदार लालचंद जी के पास स्वर्ण मुद्राओं की संदूक पहुंचानी है मुझे। अरे वाह, मैं भी चलता हूँ, अपनी मोहरे ले लूंगा। लालचंद के पास संदूक पहुंचाया गया। हरीलाल उत्साह से आगे आया। जमींदार साहब, मेरी दुगनी मोहरें आई होंगी, दे दीजिए मुझे। कैसी मोहरें? मुझे कुछ नहीं मिला। क्या वो आदमी अभी? देख लो खुद, संदूक खुला है, अंदर सिर्फ पत्थर ही थे। ये क्या है? मेरी 800 मोहरें कहाँ गई जमींदार साहब? आपने मेरे साथ धोखा किया है, धोखा। मुझे तो पत्थर मिले हैं। तूने किसी ठग को अपना सारा धन दे दिया और इल्जाम मुझ पर लगा रहा है। नहीं साहब, वो आदमी बोला कि आपके पास भेजेगा। निकलो यहाँ से, अपनी मूर्खता का फल मुझसे मांगने आए हो। हरीलाल वहां खड़ा रहा, खाली हाथ खाली दिल। उसकी पूरी कमाई चली गई थी और जिसे वो साथी समझता था वो लालचंद भी उसे धकेल रहा। जब इस धरती पर न्याय नहीं मिलता तो मामला उस दरबार तक पहुंचता है जहां झूठ की कोई जगह नहीं होती। हरीलाल और लालचंद का झगड़ा अब महाराज के दरबार तक आ पहुंचा था और शायद यही वो पल था जिसका मोहन को सालों से इंतजार था। महाराज, इस हरीलाल ने मुझ पर इल्जाम लगाया है। मुझे कोई संदूक नहीं मिला, ये खुद ठग है। झूठे आप हो। आपने मेरी 800 मोहरें हड़प ली, मैंने अपनी पूरी कमाई। खामोश। पूरा दरबार सन्न हो गया। दो व्यापारी एक दूसरे पर धोखे का इल्जाम लगाएं और दरबार तमाशा देखे। क्या कोई और गवाह है इस मामले में? एक पल की चुप्पी। फिर दरबार के एक कोने से एक युवक आगे आया, शांत कदम, सीधी नजर। रुको, ये चेहरा जाना पहचाना लगता है। ये तो मोहन का बेटा रतन है। जी महाराज, मैं रतन हूँ, मोहन का बेटा। बोलो रतन, तुम यहाँ क्यों आए हो? महाराज,
इन दोनों ने मिलकर मेरे पिताजी को बर्बाद कर दिया। रतन ने एक एक बात कही, रुककर, सोचकर, सबूत के साथ। हरिलाल, जो मेरे पिता का सबसे पुराना मित्र था, उसने भरोसे की आड़ में सोने की मोहरें चुरा ली, पंचायत में झूठ बोला और मेरे पिता को गांव भर में बेइज्जत करवाया। और इस जमींदार लालचंद ने जानबूझकर मेरे पिता को कमजोर करवाया, फिर नकली हमदर्दी दिखाकर उनकी जमीन हड़प ली। और जब पिताजी इनके यहाँ काम करने लगे, तब इन्होंने उन्हें एक झूठे काम पर भेजकर चोरी के इल्जाम में फंसाने की कोशिश की। महाराज की आंखों में क्रोध की लकीर आई। महाराज, मेरे पिता ने जिंदगी भर ईमानदारी से खेती की, अकेले अपने बेटे को पढ़ाया, और इन दोनों ने मिलकर उनकी मेहनत को, उस इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। दरबार में पूरी तरह सन्नाटा था। लालचंद की नजरें झुक गईं। एक निर्दोष किसान को जानबूझकर बर्बाद करना, झूठे इल्जाम में फंसाना और न्याय का गला घोटना, ये सिर्फ इंसान के साथ अपराध नहीं, ये इस राज्य के न्याय के साथ अपराध है। 10 साल की कैद और मोहन की सारी जमीन उसे वापस की जाए। और हरिलाल, दोस्ती की आड़ में तुमने धोखा दिया, इससे बड़ा कायरपन क्या हो सकता है। तुम्हें भी 5 साल की कैद, और जो धन चुराया था वो सब मोहन को लौटाया जाए। हरिलाल सिर झुकाए खड़ा था। सैनिकों ने उसे थाम लिया और तभी जैसे कोई पत्थर दिल पर गिरा हो, उसे याद आया। हरिलाल के जहन में चेहरा कौन था? वो अजनबी, दाढ़ी, मूछ, मीठी आवाज, जादुई पोटली, 400 मोहरे, और फिर उसने रतन का चेहरा देखा। वही आंखें, वही भाव। हरिलाल का मुंह खुला रह गया। तू वही था, वो अजनबी, तू ही था रतन। जैसा बोया था हरिलाल, तूने वैसा ही काटा। गौरी का घर। मोहन और रतन अभी लौटे ही थे, तभी दरवाजे पर एक परछाई आई। सावित्री। वो पहले जैसी नहीं थी, न वो अकड़ थी, न वो ठंडापन, बस एक थकी हुई, टूटी हुई औरत खड़ी थी। भैया, भैया, मैं जानती हूँ जो मैंने किया उसकी कोई माफी नहीं होती, पर सच ये है कि उस वक्त मेरे पति बीमार थे, घर में अनाज नहीं था। लालचंद ने मुझे लालच दिया और मैं अपने ही भाई की दुश्मन बन गई। रतन बेटा, तुझसे भी माफी मांगती हूँ। तेरे बाबा को मैंने उस वक्त अकेला छोड़ दिया जब सबसे ज्यादा जरूरत थी। रतन ने एक पल पिता की तरफ देखा। सावित्री, खून माफ कर देता है पर भूलता नहीं। जा, अपना घर संभाल। सावित्री उठी, चुपचाप चली गई। शायद माफी मिली, शायद नहीं, पर मोहन के दिल का बोझ थोड़ा हल्का जरूर हुआ।